गुलजार साहब का एक शेर है, हर जगह इत्र नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिनेश गौतम, सीनियर एडिटर। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूँ जो ज़मीन से जुड़कर बॉलीवुड तक का अपना सफ़र तय किया। म्यूजिक कंपोजर, गीतकार, गायक और हिंदी और उर्दू साहित्य में विशेष योग्यता रखने वाले अभिनेता आज हमारे बीच में हैं, जिनका सफ़र अलग ही अंदाज में निखर कर सामने आता है। ऐसी शख्सियत से आज हम रूबरू होंगे। एक शेर में आपके सामने और अर्ज करता हूँ। मुसीबतों से उबरती ये शख्सियत यारों, जो चट्टानों से न उलझे वो झरना किस काम का। इसी तरह की कहानी है इम्तियाज़ जी की। इम्तियाज़ जी का जो नाम है वह वैसे हिंदी अर्थ में श्रेष्ठता के रूप में सामने आता है। जब मैंने इनके बारे में सुना कि ये कोटा आए हुए हैं तो हमने आमंत्रित किया और हमारे बुलावे पर आज ये हमारे स्टूडियो पहुँचे। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए बात करते हैं गुलशन इम्तियाज़ जी से। गुलशन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ जैसे एक अदना से कलाकार को ये मौका दिया। आपके बुलावे पे, आपके इसरार को मैं ठुकरा नहीं सका और खैर मैं आया। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी एसटीएन चैनल की पूरी टीम को, आपको, कि आपने जो इस क्षेत्र में कोटा के एक छोटे कलाकारों के लिए एक प्रयास किए हैं, उनके लिए आप एक मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक माइलस्टोन का काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रियल में आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और बस मैं तो ये कहना चाहूँगा सर कि एक कलाकार क्या चाहता है, बस उसको मंच मिल जाए। अगर मंच मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि मंजिल मिल गई, नहीं तो बॉलीवुड का सफ़र इतना आसान तो है नहीं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज तकरीबन मुझे 20 साल हो चुके हैं, लगे हुए हैं इस पर। मैं एक अर्ज करना चाहूँगा आपसे कि आपने दो खूबसूरत शेर के साथ मेरा तारुफ करवाया आपके चैनल पे, तो ठीक है। आपकी इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगा कि बात चल रही थी सफ़र की जी, कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई तमाम उम्र बस सफ़र में रहा। वाह, तो सफ़र जारी है सर, लगे हुए जी। इम्तियाज़ जी, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप अपने शब्दों से जी हमारे सम्मानित दर्शकों को अपना परिचय दे तो अच्छा लगेगा। जी जी ज़रूर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम। स्वागत करूंगा आपका, क्योंकि आपने मुझ जैसे छोटे से कलाकार को इस काबिल समझा सर ने कि आज मैं आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। मेरा नाम गुलशन इम्तियाज़ है और छोटे से एमपी के शहर जावरा से हूं और बॉलीवुड में 20 साल से हूं। अपना पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। काफ़ी बॉलीवुड की फिल्में की हैं और करता रहा हूँ, काफ़ी एल्बम्स किए हैं, करीब 150 पौने 200 एल्बम्स हैं। धार्मिक एल्बम भी हैं, इस्लामी प्रोजेक्ट्स भी हैं, सभी तरह के एल्बम हैं। तो यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। गीतकार हूँ, फिल्म मेकिंग के 9 पार्ट्स पे काम करता हूँ और ये सब चीज़ें सीखी हैं। एक टीम है जिसके ज़रिए मार्फत हम लोगों के चैनल हैं, सत्य कमल ड्रीम मेकर, जीआई फिल्म प्रोडक्शन और एसवीएम फिल्म प्रोडक्शन है। और
उसी के माध्यम से हम लोग एक शॉर्ट फिल्म्स, एजुकेशनल फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, एल्बम्स, धार्मिक एल्बम्स और अपने प्रोजेक्ट्स जो भी हैं बनाते रहते हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है, गॉड गिफ्ट है कि फिल्म मेकिंग के इतने पार्ट पे काम करने में ऊपर वाले ने मुझे इतनी चीज़ों से नवाजा है कि एक गीतकार के रूप में, एक सिंगर के रूप में, एक राइटर के रूप में और एक एक्टर के रूप में आप लोगों के सामने आने का मौका मिलता रहता है। बस यही एक छोटा सा परिचय है मेरा। जी। इम्तियाज जी, बॉलीवुड का सफर कैसे रहा आपका? कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है एक आम कलाकार को? हाँ सही है सर। एक्चुअली सर क्या है कि मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हूँ, तो हम लोगों की अक्सर ट्रेनिंग होती रहती है। तो पास में एक डाइट है हमारा, पिपलोदा जी जी। विलेज है, वहाँ पर एजुकेशनल सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो वहाँ पर मुझे एक बार ट्रेनिंग पे जाने का मौका मिला था। जी। तो वहाँ पर मेरा परिचय हुआ मदन वर्मा सर से, जो कि एक अच्छे राइटर थे और अच्छे म्यूजिक कंपोजर थे और डाइट में म्यूजिक के टीचर भी थे। तो हम लोगों को दिन भर का एक प्रतिवेदन देना पड़ता था। बिल्कुल। तो सडनली वो कहते हैं ना कि जब चीजें कुछ बनना होती है तो सारे सितारे एक लाइन में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं से उठ के आदमी चला जाता है। तो मैंने उस प्रतिवेदन को एक नज्म की शक्ल में लिख दिया था, अच्छा। शायरी की। जी। तो जब उस प्रतिवेदन को सेकंड डे पढ़ने का मौका आया तो मैंने आवाज़ें बुलंद पढ़ा। तो वर्मा सर ने मुझे देखते हुए कहा कि मेरा पूरा नाम सैयद इम्तियाज अली। जी जी। तो उन्होंने कहा मिस्टर इम्तियाज। मैं कहा जी सर। बोले आप लंच टाइम में मुझसे आके मिलिए। तो मैं डर गया, शॉक्ड हो गया कि पता नहीं मुझसे कुछ गलती हो गई या मैंने कुछ गलत पढ़ दिया। तो मैं डरते डरते उनसे लंच टाइम में जब ब्रेक हुआ तो गया मिलने। तो उन्होंने कहा कि अच्छे बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा बैठो बेटा, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। मैंने कहा सर ज़रूर दीजिए। बोले आपके अंदर एक, बोले जरासीम है, कीटाणु है शायरी के। तो बोले क्यों ना आप एक अच्छे गीतकार के रूप में कुछ ट्राई करें या मशायरे अटेंड करें। अरे मैंने कहा सर मुझे किस झमेलों में डाल रहे हैं, मैंने तो इसी मजाक मजाक में लिख दिया और बस जो तुकबंदी खेले या कुछ भी खेले। बोले नहीं नहीं बेटा, आप कोशिश करा करो। तो मैंने उनकी बात को टाल दिया। जी। फिर सर आपको ध्यान होगा कि कच्छ भुज में भूकंप आया था। बिल्कुल। तो उस टाइम पे एक ऐसा माहौल था पूरे हिंदुस्तान में कि भले ही वो गुजरात के लोगों के साथ बुरा हुआ था, लेकिन उसका दर्द राजस्थान ने भी महसूस किया, उसका दर्द महाराष्ट्र ने भी महसूस किया और उसका दर्द यूपी, बंगाल, पूरे हिंदुस्तान ने महसूस किया। जी। तो मेरा एक गाना था जिसको मैंने लिखा भी था और कंपोज किया था कि ज़मीं रो रही है, आसमां रो रहा है, ये कैसा जहाँ पे सितम हो रहा है। बहुत जब उस गाने को मैंने, ऐसे ही एक चैनल है हमारे भाईजी नेटवर्क, उनके डिस्क का एक चैनल था, वहां पर हम लोगों ने ऐसा करके और उसको, VHS का जमाना था, जी। शूट वूट करके प्रसारित कर दिया। सर मुझे पता ही नहीं चला कि वो गुजरात में एक मेरे लिए विजय पताका लहरा गई। बात। और वो गाना इतना हिट हुआ कि उसके बाद से मेरे अंदर भी कुछ चीजें जागी। फिर मदन वर्मा जी का कॉल आया कि बेटा मैंने तुमको बोला था जी। कि तुम कुछ कर सकते हो। तो फिर मदन वर्मा जी के कहने पर सर मैं मुंबई गया और वहां रजिस्ट्रेशन मैंने कराया। लेकिन जब मुंबई गया तो वो जमाना, माहौल देखकर मैं डर गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ी जगह आ गया हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मैं एक विलेज, छोटे से गांव से हूँ, छोटी सी जगह से हूँ, छोटा सा शहर है, तहसील पहले से 1 लाख की आबादी। तो वहां पर जब मैंने रश देखा, भीड़ देखी, फिर लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना सर कि जब किसी चीज के अंदर कुछ चीज होती है, क्योंकि हाँ एक चीज पे और रोशनी डालना चाहूंगा, जी। क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि ये रही सर कि मेरे फादर मैनेजर थे सिनेमा में, थिएटर में, मेरे ब्रदर मैनेजर थे और हमारे घर में सिनेमा का ही बिजनेस था। अच्छा। तो एक वो माहौल था कि बच्चन साहब स्क्रीन पे गोली चलाएंगे तो हम्म। हमारे घर में आटा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बिल्कुल। तो बचपन से जो एक पहला दृश्य होता है एक बच्चे के लिए कि उसको पहली चीज क्या याद आती है, धुंधली सी, तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि मुझे सिनेमा याद आया। तो बचपन से ये था कि इस पर 3 इडियट फिल्म भी बनाई है बिल्कुल। आपको राजकुमार हिरानी जी ने, बिल्कुल। कि भाई बच्चा क्या चाहता है। तो घर वालों को एतराज तो था, बिल्कुल। क्योंकि मैं छोटे छोटे नाटकों में हिस्सा लेता रहा, कॉलेज टाइम में ये डांस वांस करता रहा। तो वो लोग चिढ़ते थे मेरे ब्रदर वगैरह के, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें
दूसरी चीज तो मैंने कहा अपने घर में माहौल ये, बोले माहौल की कोई बात नहीं, वो अपना रोजी रोटी है, बिल्कुल। लेकिन आपको आगे जाना है और ये काम करना है। तो अब मुंबई चला गया सर। मुंबई जाने के बाद में कहते हैं ना सर कि ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, तब उसे पता चलता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। सही बात। मुंबई जाने के बाद मुझे बहुत वो लगा। तो एक छोटा सा वाकया ये है कि मेरे जो सर्कल था उनके साथ में गया, तो मैंने सुना था कि मुंबई 3 उछाल मारती है समंदर। तो एक नारियल एक बंदा पीकर फेंक के गया, जुहू पर हम बैठे हुए थे, तो नारियल को खाली नारियल को मैंने उठा के समंदर में फेंक दिया। जी। वो एक लहर आई और उसने वापस दोबारा किनारे पर ढकेल दिया। फिर मैंने उठाकर फेंका, वो फिर 3 बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि उसने वापस रिटर्न फेंका। चौथी बार वो नारियल नहीं आया। हाँ। तो मैंने सबसे बोला अपने सर्कल से, मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और मुझे घर की याद आ रही है। अब देखता हूँ कि अगर मेरे मुकद्दर में यहाँ होगा तो हो जाएगा कुछ, नहीं तो नहीं होगा। तो रहा सवाल ये कि इतनी मकबूलियत तो मिली नहीं थी, घबरा के मुंबई से भाग आया। जी। ये रहा था सफर। जी। लेकिन उसके बाद भी फिर वो अंदर की वो चीजें तो जाती ही नहीं है, क्योंकि एक बार जो आग लग गई, चस्का लग सही गया बात। तो लग गया। जी सर वास्तव में जब ग्रामीण क्षेत्र से एक प्रतिभा जी। जो अपने आप में स्टेबल होती है, वहाँ जाके वो उसको वो जगह नहीं मिलती, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? हुआ ना सर। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं चौथी बार गया तो मुझे ये उम्मीद थी कि मैं चौथी बार में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि मोबाइल का जमाना नहीं था, वो सिक्के होते थे और हम फोन लगाते थे, किसी प्रोड्यूसर को बोलते थे कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं गीतकार हूँ। तो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ने तो ये कहा कि उनको मैंने ये नहीं बताया कि मैं कंपोजर भी हूँ, जी जी। क्योंकि ये अगर हम बताते हैं तो अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर आपको काम नहीं देगा। बिल्कुल। तो जब मैं उनसे मिलता था तो वो बोलते थे कि अच्छा आपने कोई गाना लिखा? मैंने कहा हाँ सर मैंने लिखा। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो कि ये मुखड़ा हमें सुना दो। तो मैंने कहा सर ऐसे कैसे सुना दो, आप फेस टू फेस मिलिए तो कम से कम। सही तो है। मैं कुछ लोगों का बॉलीवुड में हूँ, चूंकि नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, जी जी। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जिन्होंने किया है वो नामचीन लोग हैं। जी। लेकिन ये रहा कि मेरे साथ 2 घटनाएं बहुत बुरी घटी। काम नहीं मिला, लोगों ने नकारा भी, फाइलें भी फेंकी, सारी चीजें भी करी, अपमानित भी किया, लोगों ने चक्कर भी दिए, धक्के भी दिए। तो स्ट्रगल का दौर जारी था। उसी दरमियान में मैंने अपनी चीजें छोड़ी नहीं, बिल्कुल। मैं लगा रहा। तो कुछ एक गाना, बहुत मशहूर मारूफ फिल्म थी धूम 2, उसके अंदर मेरा एक आया था जो मैंने किया था किसी सूरत से। बाद में उसका केस वेस भी चला, सब कुछ हुआ, क्योंकि वो गाना चोरी हो गया। जी। 4-5 बार ऐसे हाथ से गुजरे। एक प्रोड्यूसर ऐसे थे कि उन्होंने मुझे ऑफिस में बिठाया और उन्होंने कहा कि अच्छा आप क्या हैं, राइटर है? मैंने कहा जी सर मैं राइटर हूँ। जी। तो क्या लिखते हैं? तो मैंने कहा सर आप जैसा बोलेंगे, मैं, मुझे सिचुएशन दीजिए, बिल्कुल। मुझे ट्यून दे दीजिए, मैं लिख दूंगा। हाँ। तो बोले आप समझते हैं गीतकार किसे कहते हैं? मैंने कहा सर समझता हूँ, जब तो यहाँ आए हूँ। हम्म। तो उन्होंने बोला एक कमरा दिख रहा है आपको? हाँ। तो बोले कि इस पे गाना लिखिए। तो मैंने कहा सर कमरे पे गाना लिखूंगा? तो बोले चलिए एक सिचुएशन देता हूँ कि हमारी एक फिल्म थी जिसके अंदर एक अनु मलिक जी का म्यूजिक था कि व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूँ क्या डायल नंबर। हाँ। तो गोविंदा जी की फिल्म थी और करिश्मा कपूर जी और गोविंदा जी का दोनों का केमिस्ट्री थी। जी जी। तो वहां पर उनके यहाँ एक स्लिप मुझे नजर आई लिखी हुई, उस पर लिखा हुआ था इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट सडनली आया ही था उस जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने उनको गाना लिखकर बताया सडनली के दिल के इंटरनेट पर भेजू प्यार में सनम, कर ले कबूल दिल का ईमेल तू सनम। हाँ। तो नया है जमाना, स्टैंजा कुछ ऐसा लिखा अंतरा कि नया है जमाना, नया दौर है, तरीका जहां में ये मशहूर है, नई जनरेशन का ये शोर है कि हर तरफ प्यारी प्यार का जोर है, आजा हम भी कर ले दिल से दिल का मेल ओ सनम, कर ले कबूल दिल का ईमेल तू सनम। वाह। क्योंकि ये गाना मेरे मिजाज के विपरीत था, परे था, अलहदा था, लेकिन ये लिखने का मकसद ये था सर के दौर इतना भद्दा आ चुका था जी। कि वहां पर एक्सक्यूज मी क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे, अब्बास टायर वाला के गाने चल रहे थे, बिल्कुल। इस तरह के गाने चल रहे थे। तो ठीक है, डेविड धवन जी की सारी फिल्मों के गाने कुछ अजीब ही होते हैं। तो ये चीजें रही, काम मिला नहीं। जब काम मिलने पर आया सर, तो एक फिल्म मेरे मुझे अच्छी तरह याद है कि आनंद स्टूडियो में मेरी मुलाकात हुई थी आशुतोष राणा जी से, और बहुत अच्छे नाइस पर्सन, ही इज ए नाइस पर्सन, क्योंकि वो एमपी के हैं। माइक सबसे बड़ी बात होती है सर कि एमपी वाला एमपी वाले को सपोर्ट करता है, बिल्कुल। राजस्थान वाला राजस्थान वाले को सपोर्ट करता है, बिहार का बिहार को सपोर्ट करता है। बिल्कुल सच। तो मुझे उनका काफी सहयोग रहा। उन्होंने एक फिल्म दिलवाई थी मुझे, उसका नाम था मिशन मुंबई। बिल्कुल। और मिशन मुंबई फिल्म में मेरे 2 गाने थे,
और 3 गाने थे अनवर सागर साहब के। तो अनवर सागर साहब का उस जमाने में दौर चल रहा था, क्योंकि खिलाड़ी का गाना वादा रहा सनम जी और रंग के गाने दिव्या भारती के और काफी चल थे, तो अनवर सागर साहब से परिचय हुआ। लेकिन ये होता है ना सर कि एक अपने ठेले में 500 रुपए के केले भरता है, वो भी अपने पास में खड़ा नहीं रहने देता है, बिल्कुल क्योंकि वो एक राइटर की कभी मदद नहीं करता, बिल्कुल। एक म्यूजिक कंपोजर की मदद नहीं करता। तो वहां से मेरे साथ भी गुजरे। लेकिन बहरहाल मुझे एक फिल्म वो मिली, एक मिली ये जो गोविंदा जी के भांजे कृष्णा, जी इनकी एक फिल्म आई थी, एक वहां पर कादर कश्मीरी, नाम भूल रहा था मैं, कादर कश्मीरी साहब के एक भांजे थे इरफान खान, जिन्होंने गोविंदा की एक फिल्म रुकी हुई हत्या करके फिल्म बनाई थी उसकी, जी अक्षय कुमार की। एक हत्या तो गोविंदा जी की थी और सेकंड एक और हत्या अक्षय कुमार की फिल्म पूरी करी थी, और एक लश्कर करके फिल्म बनाई थी उन्होंने देवानंद देव साहब की। जी तो उन्होंने मौका दिया कि मेरे भांजे की एक फिल्म आ रही है, क्योंकि वो एनआरआई उनकी पार्टनर थी। अब सर वहां भी मेरे भाग्य का एक वो कह लें कि हमारा लक चलता है। उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसमें मेरे 3 गाने थे, वो भी उड़ गया। फिर एक अफजल खान की फिल्म करी थी, एक और धर्मात्मा मिथुन थे, उसमें उसमें 4 गाने थे। तो ये सब सडनली मेरे साथ ये गुजरा कि कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है। हाँ, तो ऐसा बुरा वक्त आया सर कि चारों फिल्में डब्बे में बंद हो गई, और मुझे पैसा तो मिला उन चीजों का, जी लेकिन फिर मुझे बैक टू पवेलियन वापस घर पे आना पड़ा। जी। इम्तियाज जी, आप राजकीय शिक्षक हैं, जी बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन बॉलीवुड का सफर जी एक व्यस्तता का वो होता है, जी। कैसे दोनों में सामंजस्य बिठा के काम कर पाते सामंजस्य, हाँ सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली क्या है कि हम लोग हमारे इधर भी बेल्ट में भी काम करते रहते हैं, और शिक्षक होने के बाद में मैं अपनी ईमानदारी से उस अपने कर्तव्य को निभाता हूँ। हैं? लेकिन जब मेरा काम आता है या मुझे शूट पे मुंबई जाना होता है या राजस्थान आना होता है या दिल्ली जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो फिर मैं अपने छुट्टी सैंक्शन करवा के या मेडिकल लगा के जाता हूँ, और उन चीज़ों के बाद में फिर वापस आकर अपने काम को, क्योंकि मुंबई में भी मालोनी वेस्ट में घर है, जी सब कुछ है, भतीजा और एक उसकी वाइफ वहीं रहती हैं, सारी चीज़ें। तो मुझे मुंबई में रहने की परेशानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादातर अपने यहाँ रहना पसंद करता हूँ, लेकिन जाता रहता हूँ काम के जी। सिलसिले में। इम्तियाज जी, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, जी जी। लेकिन फिर भी माता के गाने और कृष्ण भक्त हो आप, हाँ सर। और कई एल्बम्स आई है, कुछ कृष्ण भक्ति या माता के कोई जो भजन हो, दर्शकों को साझा करें। जी जी। मेरा एक सर ज़रा मुरली बजा, काफ़ी उसमें 6 गाने हैं और काफ़ी हिट हुआ वो एल्बम। मैंने एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर उसको करा, और काफ़ी पॉपुलर हुआ वो। दूसरा एक मेरा कालका माँ की स्तुति थी, जी वो किया था मैंने, कि वो मेरी काफ़ी हिट हुई थी। वो बता देता हूँ आपको कि खंड विखंड विकट विकराला, खड्ग खपर और रक्त का प्याला, धारण कर नरमुंड की माला, श्याम वर्ण की देवीशाला, सो सी करे गर्जना, तीनों लोक में भई है कंपना, सब नर ऋषि मुनि थर थर कापे, त्राही त्राही के मंत्र को ही जाते। तो सर होता क्या है, जरा मुरली बजा गोपाला, ये भी हिट हुआ। कारण ये होता है कि एक जो राइटर होता है, जी एक साहित्यकार होता है, उस पर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे हमारे के सिंह मयंक जी हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी नाते पाक हुजूर नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में लिखी है। हमारे एक पंडित ब्रज मोहन चतुर्वेदी जी ने एक इमाम अली मकाम की शान में कथा कहा है। अब वो तो एक सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक मतलब ये कहेंगे कि एक मोहब्बत जाहिर करी बिल्कुल सरकार इमाम हुसैन अली मकाम के लिए, कि न जाते आप अगर दश्ते करबला की तरफ। दश्ते करबला मतलब वीरान जंगल, बिल्कुल जहां आपको शहीद किया गया था। तो पंडित ब्रज मोहन चतुर्वेदी ने लिखा है कि न जाते आप अगर दश्ते करबला की तरफ, निगाहें हिंद में मतलब हिंदुस्तान में, बिल्कुल निगाहें हिंद में जलवे समा गए होते, और दिलों के फर्श बिछा देते खैर मकदम को, यानी स्वागत को, जी हुसैन आप जो भारत में आ गए होते। बहुत सुंदर। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है या एकाधिकार नहीं है, और सभी चीजें लिखना पड़ती हैं। बिल्कुल बॉलीवुड में आज रफी साहब एक ऐसे शख्सियत गुजरे हैं जी कि आपको एक भजन के बारे में ये कहना चाहूंगा कि भजन ऐसा कि एक मुस्लिम ने लिखा, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, जी नौशाद साहब ने म्यूजिक दिया, वो मुस्लिम, मजरू सुल्तानपुरी साहब मुस्लिम,
एक्टिंग करी दिलीप साहब ने, जी वो मुस्लिम, गाया रफी साहब ने, वो मुस्लिम, और डायरेक्शन दिया के आसिफ साहब ने, वो भी मुस्लिम। कहीं से कहीं तक किसी सनातनी का या हिंदू बिल्कुल साहिबान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो ये एक टैलेंट है, ये एक साहित्य है, ऊपर वाला चाहे जिसको नवाज दे सर, बिल्कुल। ये रहता कोई कृष्ण भजन आप है। सुनाए थोड़ा सा। मेरा एक था, जरा मुरली बजा गोपाला, गोपाला, जरा मुरली बजा गोपाला, गोपाला, आए दौड़ के फिर राधा, आए दौड़ के फिर राधा के गरबा, खेले ब्रज सारा, जरा मुरली बजा गोपाला, गोपाला। बहुत सुंदर। इम्तियाज जी, आप सही कह रहे हैं कि साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी एक गाने के लिए। यानी जो बड़े बड़े साहित्यकारों ने जो गाने स्क्रिप्ट लिखी गाने की, वो आज भी 100 साल तक जीवित है। बिल्कुल यानी जी। उनको गुनगाए, मतलब आने वाली 100 पीढ़ी भी उसको सुनेगी। लेकिन आज जिस तरह का के गीत आते हैं, जी ये साहित्य से थोड़ा सा हटके, जी। तो वह अपनी फेट नहीं जमा पाते। इस पर आपका क्या कहना है? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है सर जी कि आपने ये दौर, एक मज़ाहिया बात कहूंगा कि ये दौर सर बॉलीवुड में ही नहीं है, ये आम जिंदगी में भी हो गया है। आपको ध्यान होगा कि जो आपने, हमने, या आपने अपने बचपन में, या मैंने यानी अपने बचपन में। जो दिखेगा वो बिकेगा। जी। नहीं, दिखेगा बिकेगा से पहले ही कहना चाहूंगा सर कि क्वालिटी, जी ये कहेंगे कि इट्स अ वेरी इंफीरियर क्वालिटी। अब बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटी घटिया हुई है। बिल्कुल। कारण बताना चाहूंगा, क्योंकि पहले आम के रस की कुछ और ही स्वाद था जब हम छोटे थे। जी जी अब हर चीज एक, सब रेडीमेड हो गई है। तो गानों का भी सर क्या हो गया है कि अच्छी चीजें बंद हो गई हैं। बिल्कुल। इम्तियाज जी, एक प्रेरक घटना हमने आपके बारे में सुनी जी। कि आप डॉग से बहुत प्रेम करते हैं, और उस डॉग से प्रेम करने के चक्कर में आपकी बीवी कुछ समय के लिए तलाक के लिए भी लिख कर चली गई थी। क्या वाकया था सर? हाँ सब वो, झगड़ा हुआ वाइफ से। कारण ये रहा कि कहते हैं ना सर कि हर अच्छी चीज की शुरुआत के लिए दिक्कतें आती हैं। क्योंकि गांधी जी का भी अगर सामान वो अंग्रेज ट्रेन में से उठाकर नहीं फेंकता, तो गांधी जी आज नोट पर नहीं होते, आज पूरे हिंदुस्तान उन्हें नहीं चाहता, या पूरा वर्ल्ड नहीं चाहता। मैं खैर उनके मुकाबले बात तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं एनिमल लवर हूँ। जी मुझे पता नहीं सर क्यों इतना जानवरों से लगाव है, और बात डॉग की नहीं है, हर जानवर की है। मुझे प्रेम है। तो सर रहा ये कि एक बड़ी अच्छी घटना थी, कि अच्छी क्या कहेंगे, बुरी कहेंगे, कि मेरी कॉलोनी में किसी ने, ऑटो रिक्शा वाले ने उस बच्चे को, एक डॉग के बच्चे को कुचल दिया। जी उसको कुचलने के बाद, चूंकि उससे पहले मेरा ये रहा कि एक बच्चा था जिसको उसकी माँ मर गई थी, तो मैंने उसे उठा के डालता था खाना, उससे लगाव हो गया। फिर मैंने उसको अपने एक फ्रेंड के फार्म हाउस पे छोड़ दिया था। तो इस बच्चे को जब कुचला, तो उसके इलाज के लिए मैं उस हॉस्पिटल ले गया, तो डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया कि बचेगा नहीं। मैंने कहा भाई, मौत जिंदगी का फैसला अपन नहीं कर सकते, बिल्कुल। ये ऊपर ईश्वर भगवान अल्लाह के हाथ की बात है। तो मैंने कहा हम नहीं बोल सकते इस मामले में, कोशिश करते हैं। तो कोशिश में वो बच गया। अब जाहिर सी बात है, उस बच्चे को जब मैंने अपने यहाँ रखने लगा, लेकर आया, तो मेरी वाइफ से और मेरी थोड़ी अनबन होने लग गई। वाइफ चिढ़ने लग गई कि भाई आप ये सब चीजें ला रहे हो, घर में ला रहे हो ऐसा, क्योंकि आज के जमाने में सर वो घर तो नहीं है हमारे कि बड़े बिल्कुल। बड़े बाड़े हों, आंगन हो। जी जी वो बचपन में खत्म हो गए, परिवार बढ़ता गया, घर छोटे होते गए। तो मैंने कहा कि चलो तुम थोड़े दिन के लिए इसको बर्दाश्त कर लो, ये बेचारा कहाँ इसको छोड़ के आऊंगा, ऐसा ऐसा बोले, नहीं इसे कहीं भी छोड़ के आओ, बाकी इसे घर से निकालना पड़ेगा। बीवी थोड़ी खफा होके चली गई माँ बाप के यहाँ, सारी चीजें हो गई, कुछ धमकियां भी चली, सब कुछ हुआ। लेकिन मेरे मित्र, जो मेरे भाई कह लो, गुरु कह लो, सारी चीजें मैंने उनसे बहुत सीखा है। नवीन अरोड़ा, रुद्राक्ष जी, जी जी जो आपके कोटा शहर से ही है, वो भी बहुत सारे गुड फ्रेंड, ब्रदर हैं, फ्रेंड तो क्या कहूँगा। जी मतलब आज भी 24 घंटों में से मैं उनसे अगर 7-8 घंटे दिन भर में बात नहीं करूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो उन्होंने काफ़ी मेरा साथ दिया और काफ़ी कुछ हुआ।
तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं उनकी एक फिल्म कर रहा था लिपस्टिक, जी और वो लिपस्टिक भी काफ़ी मकबूल हुई, मशहूर हुई, उसे सफलता मिली, और काफ़ी अवार्ड, 18 अवार्ड मिले। 8 इंटरनेशनल और 10 नेशनल अवार्ड बहुत बड़ी बात होती है। जी मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती। तो हम लोग कर ही रहे थे, तो मैंने नवीन अरोड़ा रुद्राक्ष जी से कहा, मैंने कहा यार नवीन सर, ये इस तरह की घटना है। तो पहली बार सर बॉलीवुड के इतिहास में और साहित्य के इतिहास में ये हुआ कि चलो फिल्म बनाते हैं। तो मैंने कहा हाउ टू पॉसिबल, कैसे बनेगी? हम्म, हमारे पास कहानी तो वो थी जो मेरी अपनी थी, मैंने उनके समक्ष रखी, और मैंने कहा कि बच्चा भी है, अब इस बच्चे से कैसे काम लेंगे, क्योंकि सबसे मुश्किल का मैदान होता है सर किसी जानवर से काम लेना। बिल्कुल लेकिन कहते हैं ना सर, डायरेक्टर उस चीज का नाम है कि वो चाहे तो इंसान क्या किसी भी जानवर से काम ले सकता है। बिल्कुल इसका सबूत है कि हाथी मेरे साथी, कि बिल्कुल। एक हाथी से काम लिया गया, तेरी दूध का मेहरबानी। गर्ज, तेरी मेहरबानियां, बहुत जी सारी चीजें थी। जी जी तो नवीन जी ने कहा नहीं मैं इसको कर लूंगा। मैंने कहा कैसे करेंगे? बोले कर लूंगा। नवीन सर ने उस बच्चे को देखा, और कुछ सीन उसके लिए, कुछ उसके छोटे छोटे भाई थे, हम्म, भाई बहन थे, तो उसको कुछ करके और उस फिल्म हम्म, को कंप्लीट किया। लेकिन उस दरमियान एक बड़ा अच्छा हादसा हुआ कि हम लोग डेली उस बच्चे को टोकरी में लेकर जाते थे शूट पे। तो मुझे तो प्यार हुआ हुआ उसको, हमारे फिल्म के डायरेक्टर को भी बेपना प्यार हो गया, नवीन जी को भी उससे, पूरी यूनिट को प्यार हो गया। तो सब उसके लिए कुछ ना कुछ लाते थे, वो बच्चा भी इंजॉय करने लग गया। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो फाइट सीन नवीन सर फिल्मा रहे थे, तो मेरे एक फ्रेंड का ढाबा है, वहां पर वो उस फाइट सीन फिल्मा रहे थे, तो उस डॉग को ऐसे ही बांध दिया था एक तरफ, के इसको जी बांध दो, जी अपन लोग ये फाइट सीन फिल्मा रहे हैं। जी तो जब फाइट में लोग सीन ये बताया था नवीन सर ने कि भाई ये कैरेक्टर है आपका, कि आप यहाँ आओगे इसको दूध दूध बिस्किट खिलाने, जी और कुछ गुंडों की एंट्री थी, हाँ और वो आके, क्योंकि वो मारवाड़ी बनी है, बताया जो कैरेक्टर नवीन सर ने फिल्माया उसमें, ओ माय डॉग में हाँ बड़ा अच्छा कैरेक्टर फिल्माया उन्होंने, खुद के ऊपर भी, तो अच्छा रोल किया, अदा किया। तो वो धमकी, वो सुपारी देते एक तरह से जी मेरे को पीटने की जी फिल्म में, क्योंकि मैं हीरो था, तो ये डॉग की वजह से इसने डिस्टर्ब कर रखा है और इसने मेरी कॉलर पकड़ ली, तो इसे मारना है। जी जी तो गुंडे आते हैं, डॉग की टोकरी फेंक देते हैं, मैं उसका कॉलर पकड़ता हूँ, गुंडे मुझे मारते हैं, और ड्रम में सर घुसड़ देते हैं भट्टी में। हम्म, तो सर ये जब चीजें चल रही थी, तो उस डॉग ने रियल में एक हमारे आर्टिस्ट का पैर पकड़ लिया। अरे वाह, मतलब उसे इतना प्यार हो गया था कि उसे ऐसा लगा कि वो मुझे मार रहे हैं रियल में। बिल्कुल तो वो ये सिलसिला रहा, फिर उस डॉग को हम लोग, नवीन सर और मैं, बूगी ट्रेन की बुक करके हम लेके गए उसको भोपाल। अरे और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ मैं ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का, ऊपर वाले का, कि उसके लिए आज उसे अडॉप्ट कर लिया गया है। किसी अच्छे पैसे वाला आदमी ने, उसकी एक टांग भी कटी, ऑपरेशन भी हुआ। हमने तो जो भी फिल्म से कमाना था या नहीं कमाना था, हमने सारा के सारा पैसा नवीन सर ने और हमने उस पर लगा दिया उसके इलाज में। तो सर यही कमाया, और 65 से 70 डॉग को आज भी फिटिंग कराता हूँ। बहुत बहुत सुंदर बात। इम्तियाज जी, मालवा मराठी फिल्म आपने, जी आप साथ रहे नवीन जी के उसमें, जी जी जी। लेकिन उस फिल्म में आपने मतलब जो जमीन से जुड़े लोगों को भी आपने उसमें काम दिया, तो वो कैसा था? सर मालवा मराठा फिल्म एक्चुअली नवीन सर की थी, जी और ये उस फिल्म में विलेन थे, और मेरा पार्ट था नवीन सर के साथ में काम करने का। जी और हमारी जो फ्रेंडशिप हुई मालवा मराठा के बाद ही हुई। यूं तो हम गायबाना तौर से एक दो जी बार जी मिले थे, लेकिन फ्रेंडशिप ये हुई कि जो मेरी टीम थी जावरा में, जी जिन लोगों के साथ मैं हमेशा चला, जिनको लेके चला, क्योंकि मैंने जावरा के बड़े बड़े कव्वालों को लॉन्च किया जो आज लाखों रुपया कमा रहे हैं, जी और उनकी टी सीरीज से एल्बम निकाले, विनस से निकाले, सिर्फ एचएमवी छूटा है। तो वो लोग क्या है कि एक दौर ऐसा है कि मेरे सब अगेंस्ट हो गए, पता नहीं क्यों, मेरी अच्छाइयाँ कह लीजिए, या मैं हाँ उनके बिल्कुल परख की कसौटी पे खरा नहीं उतरा, आई डोंट नो। तो उस वक्त सिर्फ मेरे साथ एक शख्सियत साथ थी, और वो थी नवीन अरोड़ा रुद्राक्ष, जो उस फिल्म के प्रमोशन में आए थे। जी मालवा मराठा में एक्चुअली सर मैंने एक आइटम नंबर किया था, लिखा था, जी मैं हूं दीवानों का सेक्सी बटन। और वो मेरे एक मित्र हैं, हरीश शर्मा, उनकी फिल्म थी। जी और वो उस फिल्म में एक्चुअली मेरा भी एक रोल था नवीन सर के साथ, लेकिन कुछ मसरूफियतें थी, मेरे अपने प्रोजेक्ट्स थे, तो मैं जा नहीं पाया। जी तो वो मेरा रोल किसी और को दिया गया, और फिर नवीन सर ने उस फिल्म को करा, काफी चली वो फिल्म, और उसमें मेरा एक आइटम नंबर था। जी। आपको कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे, बताएंगे हाँ उसको? सर, ये तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार, थैंक कहना चाहूंगा अपने भाई, अपने दोस्त नवीन अरोड़ा रुद्राक्ष जी का, क्योंकि मैंने
बहुत टाइम से सर काम तो किया, इस पे कथा है शायरी के अंदाज में, क्योंकि मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, संग तराश जिसे कहते हैं उर्दू में, तो वो सर छेनी हथौड़ी की मदद लेता है। तो वो ऊपर से उसको तराशता हुआ लाता है, लेकिन बार बार उसको सेंटर देखना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि मेरी ये मूर्ति गलत हो जाए। तो उस पर एक बड़ा मशहूर मारूफ शेर था कि संग रेजों की चुभन का मुझे एहसास नहीं, मैं तो मंजिल के मीनारों पे नजर रखता हूँ। तो मैंने वही फोकस था, लेकिन मंजिल मिली मेरे अपने भाई, अपने मेरे फेवरेट डायरेक्टर, मेरे फेवरेट निर्देशक नवीन अरोड़ा रुद्राक्ष जी की मदद से, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा सर कि मैं सिर्फ एक अर्जुन था, लेकिन वो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमनवा, मेरे हम ख्याल, जितने अल्फाजों से नवाजू कम पड़ जाएंगे, उन्होंने एक भगवान श्री कृष्ण का काम किया। बहुत सुंदर। क्योंकि रथ पर वो बैठे हुए थे, धनुष उन्होंने मुझे पकड़ा दिया था, तीर मुझे कमान दे दिया था, मारो इसे, जहाँ मैं बता रहा हूँ, और मैं मारता गया और वो अवार्ड मिलते गए। एक जमाना सर वो था कि एक सर्टिफिकेट के लिए तरसते थे, और आज सत्य कमल ड्रीम मेकर में काम करके, एसवीएम में काम करके इतने अवार्ड हैं कि रखने की जगह नहीं। तो ये सब मेहनत का नतीजा है सब। इम्तियाज जी, कई शॉर्ट फिल्मों में काम किया, जी बनाई आपने, कौन कौन सी शॉर्ट फिल्में हैं जो? सर, मेरी शुरुआत सबसे पहले रही कि ये भी बड़ी इत्तेफाक की बात है कि मैं अपने उधर के लोग काम तो करते हैं, लेकिन टाइम पे उसे रिलीज नहीं कर पाते। जी जी। कुछ फिल्में मेरी ऐसी हैं कि 17 साल से बंद पड़ी हुई हैं, कुछ मेरे अपने प्रोजेक्ट्स भी थे, क्योंकि सर अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल। तो मैंने अपने अकेलेपन पे जितना काम कर सकता था करा, लेकिन सर इट इज अ टीम वर्क, नॉट ए वन मैन शो। लेकिन नवीन अरोड़ा जी ने मेरा सपोर्ट किया, साथ दिया, और मैंने उन्हीं की चीजें से कमबैक किया मैंने, क्योंकि मैं तो उस लाइन को छोड़ चुका था। कमबैक किया सर मैंने अपना लिपस्टिक से। मेरी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म थी लिपस्टिक, वो कामयाब हुई। उसके बाद में फिर मुझे मैंने अपनी फिल्म बनाई ओ माय डॉग, हम लोगों ने, नवीन जी ने, हमने, वो हुई। फिर उसके बाद में हमने, इससे पहले गर्द फिल्म बनाई थी मैंने, गर्द मेरी ऑलरेडी फिल्म थी, लेकिन उसके बाद में शॉर्ट फिल्म यहाँ से शुरू हुआ सफर हमारा। लिपस्टिक, ओ माय डॉग, मैं तेरी पहचान, रक्षा और बंधन, वापसी, काउच, जीवन ज्योति, और स्वच्छता एक कर्तव्य, और आपके काफी कुछ फिल्में। क्योंकि मेरा अपने प्रोडक्शन की भी हम लोगों ने प्लान कर रखी थी, माइलस्टोन, जो काफी एमपी की पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म, जो सिनेमा में, मेरे अपने सिनेमा में हम लोगों ने रिलीज करी थी। तो सफर जारी है सर, सबके पार्ट 2 आ रहे हैं अब तो। इम्तियाज जी, आप जब मुंबई गए तो वहाँ केवल आपने मंजिलें देखी, जी लेकिन अब आसमान नजर आने लगा आपको, जी ये सच है? सर, ये बात तो है कि हर इंसान की किस्मत शाहरुख भाई जैसी तो होती नहीं है कि शाहरुख खान आए, उन्होंने हाथ फैलाकर जब बैंड स्टैंड पे यूं किया कि इस बम्बई को एक दिन समेट लूंगा, और समेट लिया। क्योंकि सर वहां पर लक चलता है, लक फैक्टर चलता है। बिल्कुल। लेकिन ये जरूर है कि मुझे अपनी शॉर्ट फिल्मों से बहुत पहचान मिली है, जी और आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। मुंबई में तो काम कर ही रहा हूँ। मैंने आपकी राजस्थानी फिल्म जो दिया बाती हम में भावो है, जी नीलू जी, उनके हस्बैंड की अरविंद जी के साथ में मैंने पक्की हीरोगिरी की, उसमें मैं विलेन था। जी। काफी 5 अवार्ड मिले उसे राजस्थानी फिल्म में, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद में मैं बोगड़े जी की एक फिल्म करने गया था, तेरी मेहरबानियाँ 2, साउथ की। जी उसमें मैंने काम भी, जैसी मेरी एंट्री हुई है, मुझे बुलाया गया था, सारी चीजें होती है, लेकिन सर जानते हैं आप कि छोटा सा कैमियो था, बिल्कुल। और जब फिल्म की लेंथ बढ़ जाती है तो छोटे कलाकारों के रोल कट जाते हैं। तो वहां से भी मुझे निराशा हाथ लगी। मुझे पैसा तो मिल गया, लेकिन काम भी दिया गया है, लेकिन वो काम मेरा मार्केट में आया नहीं। फिल्म, फिर एक मैंने चिंटू जी की फिल्म करी थी, ड्रीम सिटी मुंबई, उसमें मेरा एक गाना है, काफी मशहूर हुआ गाना है, वो लगा नहीं अभी, शायद उनका भी चल रहा है, आइटम कुछ बनाना है। बॉलीवुड की मेरी ये इश्क ना हार माने आ रही है, और आपके माइलस्टोन 2 आ रही है, और लिपस्टिक 2 आ रही है। ये फिल्में हम अभी लोग अभी कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन जो था कि आसमान दिखा सर, लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि पहचान आज भी सफर में, सफर जारी है। क्योंकि मेरे पापा कहा करते थे कि बेटा, कामयाबी की मंजिल, कामयाबी का मकाम उस सुई की नोक की मानींद है, कि जहां पर पहुंचना आसान है, लेकिन टिके रहना बहुत मुश्किल है। जरा सी भी जुम्बिश, जरा सी भी हरकत,
जरा सी भी हिमाकत आपको उठा के नीचे फेंक देगी। बिल्कुल, अब बहुत एक्सपेक्टेशन की बात करें सर, तो एक्चुअली क्या हुआ, जब लिपस्टिक हिट हुई, ओ माय डॉग सुपर हिट हुई, लिपस्टिक सुपर हिट हुई, सारी फिल्में वन बाय वन हिट होती गई, तो अब पब्लिक की भी डिमांड और एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। लेकिन सर बड़ा खुश होता हूँ मैं, बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कहीं जाता हूँ अपने शहर में, जब अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया, कुछ चल रहे थे, भीलवाड़ा के थे, बोले पास आके बैठ गए, वो बहुत देर तक देखते रहे, फिर मुझसे बोले, धीरे से बोले, सर इफ़ यू डोंट माइंड, आपको कहीं देखा है? तो मैंने कहा देखा होगा भाई। बोला आपको कहीं फिल्म में देखा है? तो मैंने कहा कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक लिंक भेजी थी, आपकी एक फिल्म देखी थी हमने, एक दो फिल्में देखी हैं, लिपस्टिक और ओ माय डॉग, आप ही हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो उन्होंने सेल्फी वेल्फी, मैंने कहा भाई ले लो, मैं बच्चन साहब थोड़ी हूँ, छोटा सा कलाकार हूँ। तो अच्छा लगता है सर। जी। जाते जाते इम्तियाज जी, एक प्रश्न और मैं आपसे जी करना सर। चाह रहा हूँ। जी सर। आगे के सफर के बारे में बताएं। सर आगे का सफ़र जारी है, क्योंकि एक चीज़, एक शेर और कहूँगा कि मंजिल मिले मिले ना मिले इसका गम नहीं, जी। मंजिल मिले मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। वाह, क्या बात। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, आज ये और लेखक, इन्होंने कीमती समय आज हमारे को दिया। आज छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया। परेशानियां तो काफ़ी आई, लेकिन मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे गुलशन इम्तियाज जी। नमस्कार।